राधे राधे बच्चों, कैसे हैं सभी? मस्त। जैसे पिछले क्लासेस में जितना पार्ट हुआ था, अगर उतना पार्ट आप प्रिपेयर करके आए हैं तो आज की क्लास में आपको और मजा आएगा, क्योंकि आज जो सर्किट हम स्टडी करेंगे ये सर्किट है प्योर इंडक्टिव सर्किट। मतलब ऐसा सर्किट जिसमें से प्योर इंडक्टर लगा हो। इंडक्टर का मतलब एक कॉइल दी होगी, जैसे स्प्रिंग होती है उसी तरीके से कॉइल, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट। और सर्किट को सिर्फ हम पढ़ेंगे ही नहीं, पढ़ने के साथ साथ में उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, कैसे उससे क्वेश्चन आते हैं, ताकि सर्किट आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इसी के बाद में अगला होगा प्योर कैपेसिटिव। तो चलिए अब इस पर फोकस करते हैं। प्योर इंडक्टिव, नाम से लग रहा है इंडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब सर्किट में क्या प्रेजेंट होगी? कॉइल। नीचे लगा है एसी सोर्स, तो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब इंडक्टर लगा है, इंडक्टर का नोटेशन होता है L, जिसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। जो करंट होगी, करंट इस पूरे सर्किट से पास कर रही होगी ऐसे। ये सोर्स कौन सा है? एसी सोर्स। एसी सोर्स पहचानेंगे कैसे? अगर यहां पर वेरिएबल वोल्टेज हो। वोल्टेज हमें पता है, निकालना क्या इसमें करंट कितनी आएगी। और करंट आएगी तो करंट क्या सेम फेज में है कि करंट आगे है या करंट पीछे है, लीड करेगी करंट या फिर लैग, उसके बारे में भी सीखना है। तो चलिए क्या करते हैं, पहले सर्किट के बारे में नोट करते हैं क्या क्या है। तो लेट कर लिए हमने, लेट अस कंसीडर एन एसी सर्किट which contain a inductor of inductance capital L connected to voltage V equal to V naught sin omega t। और हमें क्या निकालना है? We have to find current in the circuit। और सर्किट में हमें पता करना है सर्किट में क्या करंट आएगी। तो सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी आएगी उसके बारे में सीखें। तो देखिए तरीका क्या है। सबसे पहले हमें वोल्टेज के बारे में पता है। अब हमने सीखा था कि अगर कोई सर्किट है जिसमें जैसे इंडक्टर है, तो इंडक्टर में जो ईएमएफ आता है, ईएमएफ की वैल्यू किसी कॉइल में ई की वैल्यू आती है एल डी आई बाई डी टी। साइन इसके पहले माइनस का आता है, माइनस साइन डिनोट करता है लेंज लॉ को, कि इसमें चेंज की वजह से इंड्यूस ईएमएफ आएगा, तो इंड्यूस ईएमएफ उसी का अपोज करेगा। हमें यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? एल डी आई बाई डी टी। तो हम वोल्टेज का मैग्नीट्यूड लेंगे, जिसे लिखा हमने V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब यहाँ E था, E का मतलब इंड्यूस ईएमएफ। हमने मान लिया सर्किट का अब रेजिस्टेंस 0 है, सिर्फ इंडक्टर है, तो जो E होगा इसी को लिखते हैं V से। अगर सर्किट का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो E और V दोनों क्या होते हैं? सेम। तो V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब हमारा टारगेट क्या है? हमें V की वैल्यू पता है, V नॉट साइन ओमेगा टी, एल डी आई बाई डी टी। हमें वोल्टेज पता है, निकालना करंट है, तो क्या करेंगे? एल यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेजा, वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी, और डी टी को भी इधर भेज दिया, डी टी इधर कितना आ गया? डी आई। देखिए वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी, डी टी इक्वल टू कितना? डी आई। तो डी आई कितना दिख रहा है? वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब इधर डी आई इधर डी टी, निकालना हमें करंट है, तो समझ गए होंगे क्या करना होगा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को करेंगे इंटीग्रेट। अब जब दोनों साइड को हम करेंगे इंटीग्रेट, तो डी आई का जहां इंटीग्रेशन, अब जो कांस्टेंट टर्म है वी नॉट बाई एल, इसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, ये बाहर आ गया, अंदर साइन ओमेगा टी डी टी। डी आई का इंटीग्रेशन आई वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन पहले सभी को सिखा चुके हैं कि साइन का आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और टी के साथ में ओमेगा है तो ओमेगा से कर देते हैं डिवाइड।
और डिफरेंशिएशन होता तो ओमेगा का होता मल्टीप्लाई। फिर आई इक्वल टू माइनस को बाहर इधर लिखा वी नॉट, नीचे ओमेगा एल, अंदर आ गया माइनस कॉस ओमेगा टी। लेकिन फेज डिफरेंस में एक चीज सिखाई थी, फेज डिफरेंस हम तभी बता सकते हैं जैसे यहां पर साइन दिया है तो यहां पर भी साइन होना चाहिए, बट दिक्कत यहां पर क्या कॉस है, तो फेज डिफरेंस अभी हम नहीं बता सकते। तो इसके लिए क्या करिए, एक काम वी नॉट बाई ओमेगा एल तो पता है, माइनस कॉस ओमेगा टी जो लिखा है इसे साइन में बदल के लिखते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब देखिए साइन अगर ऐसे लिखा होता पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, तो साइन 90 माइनस थीटा आता कॉस ओमेगा टी, लेकिन हमने माइनस को इधर लिखा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब इसके अंदर से माइनस कॉमन ले लें तो आ जाएगा पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। अब साइन के अंदर अगर निगेटिव साइन है तो माइनस बाहर आ जाता है, तो साइन 90 माइनस थीटा, अब वैल्यू आ जाएगी कॉस ओमेगा टी। तो देख रहे हो ऊपर माइनस कॉस ओमेगा टी, तो इसे कभी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी नहीं लिखना है, क्या लिखना है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब देखिए आई नो, इधर आई वी नॉट, ये जो ओमेगा एल है इसे एक दूसरा टर्म लिखा एक्स एल। अभी बताइए एक्सएल का मतलब क्या है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब करंट का हमने एक्सप्रेशन सीख रखा है, करंट लिखते हैं ऐसे आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो पूरा टर्म था वी नॉट बाई एक्सएल, इसे मान लिया आई नॉट, अंदर बचा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये आ गया करंट का एक्सप्रेशन। तो एक चीज जो समझ में आई कि अगर हमारे पास इंडक्टिव सर्किट है तो जो हमारे पास वोल्टेज है वी नॉट साइन ओमेगा टी, यहां से करंट की वैल्यू कितनी है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब यहां मतलब समझते हैं, आई नॉट हमने किसकी जगह पे लिखा, तो आई नॉट आया किसकी प्लेस पर, वी नॉट बाई एक्सएल, आई नॉट की वैल्यू वी नॉट बाई एक्सएल। अब एक्सएल जो लिखा हुआ है इस एक्सएल को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसका काम वही होता है जो प्योर रजिस्टिव में रजिस्टर का काम था। यहां पर इसका काम है करंट का अपोज करना, जैसे रेजिस्टेंस करंट का अपोज करता था, एक्सएल भी करंट का अपोज करेगा। इंडक्टर है तो इसीलिए नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब एक्सएल किसके प्लेस पे आया था, ओमेगा एल के प्लेस पे, तो एक्सएल की वैल्यू ओमेगा है। ओमेगा वही है जो पीछे पड़ा था, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ इंटू एफ। तो एक नया टर्म मिला रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ एल। याद हो जाएगा सभी को। अब अगर हम एक्सएल का ग्राफ बना लें किसके साथ में, फ्रीक्वेंसी, तो देख रहे हैं जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एक्सएल बढ़ेगा, तो ग्राफ बन जाएगा इसका लीनियर। ये ग्राफ हो गया एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इंडक्टिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। अब एक चीज बताइए, यहां पर वोल्टेज है वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट आया आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, आई नॉट की वैल्यू वी नॉट बाई एक्सएल, एक्सएल को बोला इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल की वैल्यू आई ओमेगा एल, जिसे लिखा 2 पाई एफ एल। अब एक चीज बताइए, यहाँ पे यहाँ करंट आगे दिख रहा है कि वोल्टेज आगे, तो हमें दिख रहा है वोल्टेज साइन ओमेगा टी, लेकिन करंट ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, मतलब करंट वोल्टेज से पीछे है। कितना पीछे है, माइनस का पाई बाई टू। तो निकाल लेते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस निकालने का तरीका, ज्यादा में से कम को माइनस करिए, ज्यादा है ओमेगा टी और यहां पर वैल्यू ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ओमेगा टी से कटा, फेज डिफरेंस आ गया पाई बाई टू। तो बताइए अगर सर्किट प्योर इंडक्टिव है तो कितने का फेज डिफरेंस आ जाएगा, पाई बाई टू। और कौन आगे है, वोल्टेज की करंट, देख वोल्टेज साइन ओमेगा टी, करंट ओमेगा टी से 90 पीछे, तो क्या बोलेंगे, वोल्टेज
leads to current by phase पाई बाई 2 और 90। इसका मतलब अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो वोल्टेज हमेशा 90 आगे होगा, किससे? करंट से। याद हो जाएगा, जल्दी नोट करिए, फिर बताते हैं वेव डायग्राम, फेजर डायग्राम, फिर ले लेते हैं। कंप्लीट करिए सभी। तो चलिए, सभी ने नोट कर लिया होगा। अब आते हैं इसके वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम। बनाते हैं इसका वेव डायग्राम। कैसे बनेगा वेव डायग्राम? वोल्टेज हमें पता है V नॉट साइन ओमेगा टी, करंट I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई। तो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमने बनाया एक्सिस इसकी, वोल्टेज हमने बना लिया V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसकी पीक वैल्यू आ गई V नॉट। एंगल पता है 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई। हमें एक साइकिल में बनाना, तो एक साइकिल में हम बना रहे हैं। इधर वोल्टेज करंट आ गया, इधर एंगल आ गया ओमेगा टी। ये ओमेगा टी को क्या बोलते हैं? एंगल। अब करंट बताइए, क्या करंट हमें पता है 90 डिग्री पीछे है या वोल्टेज 90 डिग्री आगे है। तो जब वोल्टेज मैक्सिमम था तो करंट जीरो होगा। कितने का डिफरेंस आएगा? 90। तो जब मैक्सिमम होगा तो करंट यहां से जीरो, फिर जब वोल्टेज जीरो हुआ तो ये मैक्सिमम, फिर ये वैल्यू यहां पर, तो ये वैल्यू यहां पर। इस तरीके से बन जाएगा इसका डायग्राम। देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है? पाई बाई 2। ए जीरो था तो ये पाई बाई 2 पीछे, फिर ये मैक्सिमम हुआ तो ये पाई बाई 2 पर, फिर ये जब यहां पर आया तो फिर ये मैक्सिमम हो रहा है, फिर जब ये यहां पर पहुंचा तब ये वाली वैल्यू यहां पर। तो हमेशा दोनों फेज डिफरेंस में पीछे रहेंगी, कितने? पाई बाई 2। तो ये डायग्राम हमारा बन जाएगा, एक साइकिल हो गई इसकी पूरी। ये डायग्राम बन गया करंट का, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। बस इतना ध्यान रखिए कि ग्राफ बनाते टाइम पाई बाई 2 का डिफरेंस रखना है हमेशा। तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा पाई बाई 2 के डिफरेंस पे। अभी एक ही सर्किट है तो यहाँ आगे होता तो और भी बनाना पड़ता। तो बनाइए सभी वेव डायग्राम। इसके बाद में बनाएंगे सभी फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसका। कैसे बनेगा इसका फेजर डायग्राम? तो चलिए देखते हैं फेजर डायग्राम। या फेजर डायग्राम इधर बनाते हैं। फेजर डायग्राम के लिए जरूरी है, सबसे पहले ड्रॉ कर लिया, इधर आपका एक्स एक्सिस है फर्स्ट। अब बताइए वोल्टेज का एक्सप्रेशन है वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज तो फिक्स ही है, वोल्टेज को बना लिया हमने। एंगल कितना? ओमेगा टी, ये हमने बना लिया वोल्टेज। पीक वैल्यू वी नॉट, तो वोल्टेज वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब करंट कहां पर है? ओमेगा टी से माइनस का पाई बाई 2, मतलब ओमेगा टी से पीछे है 90 डिग्री। अब देखिए ओमेगा टी यहां पर था, इससे 90 पीछे, ये हमने बना ली करंट। I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई। अब इसकी जो पीक वैल्यू आएगी, पीक वैल्यू आएगी आई नॉट। और इतना ध्यान रखना है कि वोल्टेज की पीक वैल्यू ज्यादा होगी, करंट की पीक वैल्यू कम। इसी डायग्राम का नाम है फेजर डायग्राम। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप सर्किट पढ़ रहे हैं प्योर इंडक्टिव। क्या क्या? वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। आई नॉट की वैल्यू आएगी वी नॉट बाई एक्सएल, आई आर एम एस की वैल्यू आएगी वी आर एम एस बाई एक्सएल। और कभी पूछ ले पावर कितनी आएगी,
तो पावर याद रखिए कि अगर प्योर इंडक्टिव या प्योर कैपेसिटिव है तो पावर आएगी हमेशा जीरो। अब पावर जीरो क्यों आएगी, इसका रीजन आगे समझाएंगे पावर फैक्टर से, कि अगर प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव है तो फेज डिफरेंस होता है 90 का, और जो पावर है ये होती है VRMS IRMS cos फाई। यहाँ पे फाई है 90 डिग्री, तो cos 90, और cos 90 आता है जीरो, तो एवरेज पावर आ जाएगी इसमें जीरो। बाकी डिटेल में कैसे आएगा आगे सीखेंगे। इतनी चीजें प्रिपेयर करिए, फिर इसके स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। नोट हो गया? तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर। अब क्वेश्चन देखिए, जो पहला क्वेश्चन है दिया है A44 मिली हेनरी, लिख देते हैं क्वेश्चन A44 मिली हेनरी इंडक्टर is connected to 220 volt 50 hertz AC supply. Determine the RMS value of current. Determine RMS value of current in circuit. तो सर्किट में करंट की RMS वैल्यू कितनी आएगी? अब बताइए, सबसे पहले नोट करेंगे L दिया है 44 मिली हेनरी। अब अगर सर्किट में कभी मिली हेनरी आ जाए तो मिली हेनरी से पहले हेनरी में 44 10 की पावर -3। अब वोल्टेज कितना दिया 220। अब इतना तो याद होगा, वोल्टेज कुछ नहीं लिखा है तो लिख दिया RMS। फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज की AC सप्लाई। डिटरमाइन IRMS करंट। चलिए एक ही चीज पूछा है, तो IRMS करंट का तरीका क्या होगा? IRMS करंट VRMS बाई XL। अब बताया था XL का मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब VRMS है 220, XL का तरीका है ओमेगा L, तो 220 ओमेगा 2 पाई F इंटू L, तो 220 2 पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी है 50 और L की वैल्यू 44 10 की पावर -3। आप तो काटना पिटना सर्किट को सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी। वैसे मल्टीप्लाई करें तो 220, देखिए इधर 2 इंटू 3.14 इंटू 50, 50 में 2 का मल्टीप्लाई 100, 100 का 3.14 में 314, नीचे 44 10 की पावर -3 नीचे, ऊपर चला गया 10 की पावर 3। 22 से देखिएगा 44 से काटें इसे 5 बार में चला जाएगा, तो 5 में 10 की पावर 3 का 5314 डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी, 7th क्वेश्चन है 15.9 एम्पियर, अप्रोक्सीमेट 16 एम्पियर आ जाएगी। कर लेंगे ना डिवाइड, डिवाइड करिएगा आराम से वैल्यू आ जाएगी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 दिया है ए प्योर इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी। नोट करिए क्वेश्चन, ए प्योर इंडक्टेंस of 1 Henry is connected across a 110 volt 50 hertz, 70 hertz। इस बार डेटा चेंज किया है, फ्रीक्वेंसी 70 हर्ट्ज दिया है, पूछा है फाइंड रिएक्टेंस, करंट एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट पहला काम है सर्किट में जो डेटा दिया डेटा नोट करिए। क्या दिया है? प्योर इंडक्टेंस L की वैल्यू 1 हेनरी, वोल्टेज है 110। अब ये मत पूछेगा कौन सा वोल्टेज है, तो VRMS। फ्रीक्वेंसी है 70 हर्ट्ज। पूछा है रिएक्टेंस। अब सर्किट में से पहले लगा है तो रिएक्टेंस का मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस XL पूछा है, XL की वैल्यू ओमेगा L, ओमेगा होता है 2 पाई F इंटू L, पाई 3.14
फ्रिक्वेंसी है 70 और एल की वैल्यू 1 दी है। मल्टीप्लाई करें 70 का 2 में कितना 140 इंटू 3.14। 14 का 4 में 0 लगा लिया, 14 का 4 में 56, 14 1 5 19, 14 42 से 43 43 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डेसिमल तोड़िए, तो एक्सएल की वैल्यू आ गई 439.6 ओम। ये आ गया एक्सएल। अब दूसरा पार्ट इसमें पूछा करंट। अब करंट कुछ लिखा नहीं है तो कौन सी करंट होगी, आई आर एम एस, तो वी आर एम एस बाई एक्सएल। जो करंट पूछा, करंट कुछ नहीं लिखा है तो आई आर एम एस। वी आर एम एस की वैल्यू 110 और एक्सएल है 439, या अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 440 ओम। तो 439 से बेटर है 440 ओम। 0 से 0, 11 से 4, 1/4, तो 0.25 एम्पियर। थर्ड पार्ट है पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो आई नॉट क्या होगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट पढ़ा था, आई आर एम एस की वैल्यू आती है 0 या आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाई √2। तो आई नॉट √2 इंटू आई आर एम एस। √2 और आई आर एम एस है 0.25, तो √2 1.414, इधर 0.25। मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसमें वैल्यू आएगी क्वेश्चन नंबर 8 में, तो 0.35 एम्पियर ये वैल्यू आ रही है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया इसका 8। एक क्वेश्चन और दिया है क्वेश्चन नंबर 9, फिर उसके बाद स्टार्ट होगा प्योर कैपेसिटिव। तो देखिए क्वेश्चन करने से फायदा क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि कैसे हमें क्वेश्चन पे अप्रोच करना है, किस सर्किट में। जैसे थ्योरी पढ़ लें उसके बाद वो क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हमें सर्किट के बारे में नॉलेज है। अब जैसे इतने क्वेश्चन कर लिए तो आपको पता है कोई क्वेश्चन आए बन जाएगा। एनसीईआरटी साइज का क्वेश्चन करिए, 100% सब क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। 9th ए प्योर इंडक्टर has a reactance of 22 ohm at 200 hertz AC line, full stop. What would be its reactance at 50 hertz line? तो 50 हर्ट्ज लाइन पर इसका रिएक्टेंस क्या है। चलिए पहले देखते हैं क्या दिया है। ये प्योर इंडक्टर है, मतलब सर्किट इंडक्टिव है। हैज ए रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का मतलब एक्सएल। पहले सर्किट में 1 है तो 22, पहले सर्किट के लिए 1 यूज किया, और फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 200 हर्ट्ज। तो कह रहे इसका रिएक्टेंस कितना होगा अगर दूसरे सर्किट में फ्रीक्वेंसी हो जाए 50 हर्ट्ज। तो पढ़ा है ना, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा इंटू एल।